नमस्कार। हमारे साथ हैं प्रोफेसर मुक्तिदर खान, जो कि अभी अमेरिका में हैं। वहां पर यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, डिफेंस एक्सपर्ट और जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल एक्सपर्ट हैं। और ये वहां पर इंडियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट भी करते हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। दूसरी चीज सर, क्या इंडिया और अमेरिका के जो रिलेशन इस समय चल रहे हैं, उसमें वैसे तो बहुत अच्छे हैं, उसमें अ, अमेरिका को इंडिया की कितनी जरूरत है? क्योंकि I2U2 में डाल रखा है, क्वाड में भी साथ ले रखा है। कितनी जरूरत है? क्या मजबूरी बन रहा है इंडिया अमेरिका की? रोहित शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आपने अपने शो पे बुलाया। आपके सुनने वाले दर्शकों को मेरी तरफ से इंडिया की 75th एनिवर्सरी पे मुबारकबाद, शुभकामनाएं। और आज एक बहुत मेरी जिंदगी का इम्पोर्टेंट डे है। आज से 30 साल पहले मैं अमेरिका को आया था, 17 अगस्त 1992 को। तो बात करते हैं इंडिया की। देखिए, आपने ये कॉमिक्स में देखा होगा कि यूजुअली हर सुपर हीरो का एक साइड किक होता है। यानी बैटमैन के साथ सुपरमैन है, सॉरी, बैटमैन के साथ रॉबिन है, इस तरह से। तो जब अमेरिका ने कोल्ड वॉर में सोवियत यूनियन के साथ एक किस्म से मुकाबला किया था, तो अमेरिका का जो साइड किक था वो यूरोप था। तो अमेरिका के साथ यूरोप ने मिलकर नेटो कायम किया और उससे उन्होंने जो थ्रेट और कंपटीशन था सोवियत यूनियन का, उसको उसको दबा दिया। तो अमेरिका हमेशा एक साइड किक के साथ वो कंपटीशन में एंटर होता है। तो अब यूरोप जैसा एशिया में पिवट टू एशिया के बाद से अमेरिका में ये बात तकरीबन अब लोग इस बात का एहसास कर रहे हैं कि हमने जो कोशिश की थी 1990 से कि चाइना को एक किस्म से सिविलाइज नेशन में इन्वॉल्व कर लें, चाइना को एक फ्रेंडली एलाई बना ले, जैसा जापान को बना लिया, जैसा जर्मनी को बना लिया जंगों के बाद। लेकिन आई थिंक अमेरिकन एलीट हैव रियलाइज्ड कि दे हैव फेल्ड और चाइना एक चैलेंजर बन गया है। तो चाइना की ग्रोइंग इकोनॉमी, चाइना की ग्रोइंग जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को कम्बैट करने के लिए वो इंडिया को अपना साइड किक बनाना चाह रहे हैं। यानी इंडिया वो रोल अदा करेगा जो यूरोप अदा किया था कोल्ड वॉर में। और ये जो क्वाड बना है, अमेरिका चाहता है कि वो एक स्ट्रेटेजिक इंस्टीट्यूशन, जिस तरह से नेटो था वैसा क्वाड बन जाए। तो अगर आप इसमें देखें जापान का रोल, साउथ और ऑस्ट्रेलिया, ये मुल्क जो है सो उसको नेटो की तरह देखते हैं। इंडिया एक वाहिद मुल्क है जो उसको एज ए कोऑपरेटिंग, वो सार्क को जैसा देखता है, वो अभी भी इंडो पैसिफिक को वैसे ही देखता है। इट इज ए मीटिंग प्लेस इंडिया के लिए, जिसमें वो बेसिकली अमेरिका के साथ सोशलाइज करता है। तो अमेरिका इज ट्राइंग इट्स बेस्ट कि इंडिया को अपना पार्टनर बना ले। देखिए, अमेरिका की जो ताकतें हैं वो तो सब जानते हैं, अमेरिका की टेक्नोलॉजी, उसकी मिलिट्री, उसकी इकोनॉमी। लेकिन अमेरिका की एक जो सोर्स ऑफ अमेरिकन पावर है, जिसपे ज्यादा तवज्जो लोग देते नहीं हैं, दैट इज इट्स पार्टनरशिप्स और अलायंसेस। तो अगर आप देख लें, सोवियत यूनियन एट इट्स पीक कभी भी 12% से ज्यादा ग्लोबल जीडीपी थी नहीं सोवियत यूनियन की, समझे आप। लेकिन अमेरिका एक जमाने में, ना सिर्फ अमेरिका 50% था 1950s में, बट यूरोप का भी 10-12% था, और यूरोप वाज अलाइंड विद द यूएस। तो यूरोप और यूएस मिलके 60-70% ग्लोबल जीडीपी तक चले जाते थे। तो उनके पास इकोनॉमिक क्लाउड बहुत था। और नेटो के थ्रू यूरोप, क्योंकि नेटो अमेरिकन हथियार ले रही थी, वो अमेरिकन इंडस्ट्री को सब्सिडाइज कर रही थी। तो अगर आप क्वाड को देख लेते हैं, तो क्वाड में दुनिया के जो टॉप 4 इकोनॉमीज हैं, उसमें से 3 क्वाड में है, इंडिया, चाइना और जापान। तो अगर ये दोनों, जापान और इंडिया, एशिया के जो सेकेंड एंड थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमीज है, अगर वो अमेरिका के साथ अलाइन हो जाते हैं चाइना के खिलाफ, तो अमेरिका के लिए इट्स नॉट जस्ट के पार्टनर्स है, दे विल आल्सो डू बर्डन शेयरिंग। यानी जो डिफेंस पे जो खर्चे आएंगे अगर चाइना के साथ कोल्ड वॉर शुरू हो जाए, या खुदा ना करे हॉट वॉर, तो इंडिया इज ए कंट्री दैट कैन शेयर द बर्डन। इंडिया का खुद डिफेंस बजट अब $90 बिलियन के करीब है, 89 बिलियन था 2 साल पहले। इट इज द थर्ड बिगेस्ट डिफेंस बजट। तो अमेरिका को तो बहुत जरूरी है। दूसरी चीज ये है कि इंडिया का जो डायस्पोरा है वो अमेरिका में तेजी से बढ़ रहा है।
अब तकरीबन 4 मिलियन इंडियंस हैं यहाँ पर, 4 मिलियन यानी 40 लाख के करीब, यानी एक बाकायदा बड़ा सा शहर बन सकता है इंडियंस का अमेरिका में। लेकिन ये सबसे पढ़ी लिखी अमेरिका की, विदाउट एनी डाउट सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी और सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम वाली एथनिक कम्युनिटी इंडियंस की है। तो ये इनका तो कहिए कि जो इन्फ्लुएंस है अमेरिकन डेमोक्रेसी में, अमेरिकन इकोनॉमी में, अमेरिकन पॉलिटिक्स में, ये इट इज डिसप्रोपोर्शनेट, यानी उसकी साइज से बहुत ज्यादा बड़ी है। मतलब इंडिया में पारसी कम्युनिटी इकोनॉमी में तो बहुत धूम करती है, पॉलिटिक्स में नहीं है उतना। लेकिन यूँ कह सकते हैं जैसा कि पारसी कम्युनिटी इंडिया में है, उस तरह इंडियन कम्युनिटी अमेरिका में है, लेकिन मोर एक्टिव इन पॉलिटिक्स। वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस है, और कांग्रेस में भी अब 3 या 4 इंडियंस आ चुके हैं, और ब्यूरोक्रेसीज में तो भरे पड़े हैं। खुद बाइडेन के अब जो पर्सनल डॉक्टर हैं वो झा साहब, वो भी इंडिया से हैं। तो इंडिया का इन्फ्लुएंस भी बढ़ते जा रहा है। तो इंडिया कैन बिकम, अमेरिका के 2 स्पेशल रिलेशंस हैं, एक बर्तानिया के साथ जिसको वो माँ की तरह समझते हैं, और एक इजराइल के साथ जिसको वो अपना बच्चा समझते हैं। तो तीसरा मुल्क जिसके साथ अमेरिका कैन पोटेंशियली हैव स्पेशल रिलेशन वो इंडिया है। लेकिन जब तक इंडिया एक डेमोक्रेसी है, जब तक इंडिया एक लिबरल प्लूरलिस्टिक सेक्युलर डेमोक्रेसी है, जब तक ये वैल्यूज मैच होते हैं तो वो स्पेशल रिलेशंस बरकरार रहेगी। लेकिन अगर इंडिया की डेमोक्रेसी डिक्लाइन होती है, इंडिया मेजोरिटेरियनिज्म और पॉपुलिज्म के तरफ या हिंदू राष्ट्र के तरफ चले जाएगा, तो शायद स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रहेगी, लेकिन वो जो पीपल टू पीपल रिलेशन है, मुझे लगता है वो शायद कमजोर हो जाए। यानी फिर इंडिया अमेरिका के जैसा दूसरे मुल्कों के साथ रिलेशंस है, उस तरह हो जाए। राइट। सर एक चीज और कि क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी की अमेरिका में पॉपुलैरिटी है, और हम लोगों ने देखा मेडिसन स्क्वायर में कि कितनी स्ट्रॉन्ग पॉपुलैरिटी है, क्या इमेज है प्राइम मिनिस्टर मोदी की व्हाइट हाउस की निगाहों में और इन जनरल इन पब्लिक? तो आपको तो पता था कि 2002 के बाद जब गुजरात में जो प्रोग्राम हुआ था, हजारों लोग मारे गए थे, तो मोदी जी का वीजा कैंसिल हो गया था और वो कई सालों तक अमेरिका नहीं आ सके। तो उनकी तो फाइल नेगेटिव से काफी भरी पड़ी है। जब भी मोदी की फाइल खुलती होगी अमेरिका में, इट विल स्टार्ट विद कैंसिलेशन ऑफ द वीजा। लेकिन जब से वो भारत के प्राइम मिनिस्टर बन गए तो उनकी अहमियत उनके पर्सनल क्वालिटीज की वजह से नहीं, बल्कि उनकी पोजीशन एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उसके वजह से बहुत अहम है। आपने देखा होगा अभी रिसेंटली जो यूएन का कन्वेंशन हुआ था, तो कई मुल्कों के लीडर्स आए थे, लेकिन वॉशिंगटन तो सिर्फ नरेंद्र मोदी आए, और व्हाइट हाउस भी गए और बाइडेन के साथ भी मुलाकात की। फिर वहाँ पे जो है सो वो 2x2 की जो मीटिंग होती वो भी होती रहती काफी रेगुलरली, क्वाड की। तो अमेरिका जो मेन स्ट्रीम अमेरिका है उसमें मोदी इज जस्ट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ए वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री। यानी इंडिया की जो अहमियत है बहुत ज्यादा है। अलबत्ता जो इंडिया डायस्पोरा है, जो इंडियन डायस्पोरा है यहाँ पर जो कह रहा हूँ, उसमें मोदी की बहुत ज्यादा इज्जत है। तो यहाँ पर एक हिंदू टेम्पल है जिसमें एक बहुत ही मशहूर आरएसएस लीडर आए थे, उनका नाम भूल रहा हूँ, उनका ताल्लुक आम आदमी पार्टी से भी था। तो जब वो यहाँ तकरीर आए थे तो मैं गया था वो मंदिर ट्रांसलेट करने, उनकी हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने। तो मैंने उनसे पूछा था, ये 2019 से पहले 14 की इलेक्शन में थे, कि क्या आप मोदी को सपोर्ट करते हैं? तो उन्होंने कहा था कि मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ, मोदी को नहीं पर्सनली। तो यहाँ स्वामी पे अग्निवेश, जी, मैं उनका स्वामी नाम अग्निवेश, जी, स्वामी अग्निवेश नाम था उनका। नहीं नहीं नहीं, ही इज ए वेरी, वो बैचलर काफी बूढ़े आदमी है। मैं उनका नाम याद आया तो मैं आपको कोई सर, बताऊंगा। कंटिन्यू। हाँ, ही इज क्वाइट फेमस। और वो तो बट जब अंदाजा हुआ था तो लोग खड़े होके नारे लगाने लग गए थे मोदी के फेवर में। तो जहां तक कि इंडियन डायस्पोरा है अमेरिका में, ही इज वेरी पॉपुलर विद देम। अब वो आपने ह्यूस्टन में देखा होगा हाउडी मोदी। तो ही इज नॉट ओनली पॉपुलर विद इंडियंस, ही इज पॉपुलर विद इन्फ्लुएंशियल इंडियंस, जो पैसे वाले इंडियंस हैं, जो रसूख रखते हैं। तो उससे ये हो जाता है
कि अगर मिसाल के तौर पे अगर आप डेलावेयर के जो इन्फ्लुएंशियल इंडियंस से बात करें, अगर वो सपोर्टर्स हैं मोदी, तो दे आर ऑल्सो इन्फ्लुएंशियल इन डेलावेयर। तो अगर मोदी डेलावेयर आएंगे तो वो इनके वजह से अमेरिकन पॉलिटिशियंस मोदी जी को इज्जत देना लगे, समझ गए ना? क्योंकि वो हमारे जो सेनेटर है वो हमसे पैसे लेते हैं, हमसे वोट लेते हैं, दूसरे हमारे साथ ताल्लुकात हैं। अब इंडियंस काफी इंगेज्ड है पॉलिटिक्स में, काफी पैसा देते हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के टॉप 20 डोनर्स में कई इंडियंस हैं। सो इस तरह से तो ये चीजें जरूर होती रहती है। तो आप ये कह सकते हैं कि मोदी इज वेरी पॉपुलर विद द इंडियन डायस्पोरा, बट अमेरिका के में ऐसा कोई उनके पास अपील नहीं है जिस तरह से कि टोनी ब्लेयर की थी, या अनवर सादात जब आते थे, द होल कंट्री यूज्ड टू बी चार्म्ड बाय हिम। तो ऐसे बहुत कम लीडर्स हैं जो हैव डायरेक्ट अपील टू द अमेरिकन पॉपुलेशन, वो नहीं है मोदी का। राइट सर, आपने बोला कि मोदी की फाइल नेगेटिव बन गई थी और कई साल तक वीजा नहीं मिला था, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से उनको क्या बोलते हैं, उनको इज्जत दी जाती है। मनमोहन सिंह भी प्राइम मिनिस्टर थे, वैसी इज्जत तो हमने देखी नहीं जिस तरीके की मोदी को दी जा रही है। व्हाइट हाउस में स्पेशली बुला के गले मिले जा रहे हैं, चाय पी जा रही है, कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है मोदी को, ऐसा मनमोहन सिंह को कभी नहीं दिया गया। साथ में सऊदी अरेबिया, यूएई दोनों मुस्लिम कंट्री हैं, दोनों के दोनों अपने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे रहे हैं। अगर उन्हें देना था तो वो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को भी दे सकते थे भाई, ऐसा कोई जमीन आसमान का फर्क तो नहीं आया ना। वी आर प्रोग्रेसिंग सिंस देन। पिछले 7 साल में ही तो ऐसा प्रोग्रेस नहीं हुई है, उससे पहले भी प्रोग्रेस हो रही होगी। तो ये मोदी को ही क्यों अवार्ड्स मिल रहे हैं? मोदी के साथ पर्सनल ऐसा क्या बन रहा है जो सऊदी अरेबिया मुस्लिम कंट्रीज अवार्ड दे रहे हैं? या इनफैक्ट दिलचस्पी की बात यह है कि इंडिया ने उतने अवार्ड्स नहीं दिए मोदी जी को जितने मुस्लिम मुल्कों ने दिए हैं। बहरीन को ले लें, सऊदी अरब को ले लें, ही हैज गॉट मोर अवार्ड्स फ्रॉम देम। देखिए, इंडिया बहुत बदल गई है। अगर आप मुझसे पूछें कि इंडिया कितना बदल गई है, तो आपके सुनने वालों से कहता हूं कि आपको गावस्कर की बैटिंग और विराट कोहली एट हिज बेस्ट की बैटिंग में जो फर्क है, गावस्कर डिफेंसिव बैकफुट पे खेलते थे, विराट कोहली आगे फ्रंट फुट पे आके छक्के मारते हैं। ये जो एटीट्यूड जो चेंज हुआ है ना, जिस तरह से इंडिया क्रिकेट खेलती है, वो कल्चर में चेंज आ गया है इंडिया के। तो इंडिया हैज बिकम अ बिट एग्रेसिव इन इट्स फॉरेन पॉलिसी। तो ये मुल्कों को पता चल गया है कि हम इंडिया के साथ पहले बदतमीजियां भी कर सकते थे, वी कुड टेक चांसेस, और ये इंडियन लीडर्स वुड नॉट बी दैट एग्रेसिव। लेकिन उनको अब ये पता चल गया कि मोदी के साथ वो चीजें नहीं कर सकते, और मोदी खुद एग्रेसिव है। लेकिन ये क्रेडिट मोदी को देना चाहिए कि उन्होंने ही हैज पर्सनली ट्राइड टू इंप्रूव रिलेशंस विद द मिडिल ईस्ट। जब खास तौर से अपने पहले टर्म में आप देखेंगे तो जितना उन्होंने ट्रैवल किया, किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने उतना इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं किया। ही वेंट टू ऑल दीज कंट्रीज। इन मुल्कों में उन्होंने दो चीजें की, पर्सनल डिप्लोमेसी के साथ ही हैज इंप्रूव रिलेशंस विद दिस कंट्रीज, कंट्री टू कंट्री, लेकिन उन्होंने डायस्पोरा के साथ भी आउटरीच की। तो हमेशा डबल मिशन रही है मोदी की कि जब भी वो कहीं भी मुल्क गए। दूसरी चीज ये है कि इंडिया का जो सबसे बड़ा डायस्पोरा वो अभी भी मिडिल ईस्ट में है। तकरीबन 1/3 से ज्यादा इंडिया की फॉरेन एक्सचेंज वहीं से आती है, रेमिटेंसेस आते हैं, नेचुरल गैस, एनर्जी पे डिपेंडेंस है। तो ये रिलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू इंडिया। लेकिन इंडिया 1991-92 से लिबरलाइज कर रहा है। इट वाज ग्रोइंग मच बेटर इकोनॉमिकली अंडर मनमोहन सिंह, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन जो मनमोहन सिंह की जो मेहनत का जो फल है उसको मोदी कैश कर रहे हैं। अब इंडिया की स्टेटस अब बढ़ गई है। इंडिया हैज बिकम, अगर आप उसको परचेजिंग पावर पे एडजस्ट कर लें तो दुनिया की 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी है इंडिया। अगर वैसे ही नॉर्मली ले लें एट $3 ट्रिलियन, वो चौथी या पांचवी जगह पर आती है। अमेरिका, चाइना, जापान और शायद कभी बर्तानिया से ऊपर, हाँ जर्मनी के साथ तो ऊपर नीचे है। तो इससे ये हो गया है कि इंडिया का परचेजिंग पावर और इंडियन मार्केट इज फैसिनेटिंग। आपको पता है, मैं पढ़ रहा था 19th सेंचुरी की बात कर रहा हूँ मैं, 1890 से अमेरिकन को चाइना पे फैसिनेशन इसलिए था कि इतनी बड़ी मार्केट थी। तो जो पेन बनाता था वो पेन बनाने वाला सोचता था अगर मैं सारे चाइनीज को पेन भेजूं तो 1 बिलियन पेन बिक जाएंगे। तो दे वर फैसिनेटेड बाय द साइज ऑफ द मार्केट।
तो इंडिया के साथ क्या हो गया है, ये लिबरलाइजेशन की वजह से 1990s में एक बड़ी सी मिडिल क्लास पैदा हो गई। इंडिया में 2006 से 2016 तक, इन 10 साल में इंडिया ने 273 मिलियन लोगों को गरीबी से उठा लिया इन 10 साल में। तो उसमें आप देखते हैं कि प्री बीजेपी एंड ड्यूरिंग बीजेपी दोनों, 8 years बिफोर बीजेपी, 2 years इन टू बीजेपी गवर्नमेंट, तो एज ए मुल्क ये इतनी बड़ी मिडिल क्लास बन गई है कि पीपल आर, और ओपन भी हो गई ना सोसाइटी थोड़ी बहुत लिबरलाइजेशन की वजह से। तो इट्स ए बिग मार्केट, इन्वेस्टमेंट के लिए भी बड़ी मार्केट है, और इट इज ऑल्सो ए बिग, क्या बोलना चाहिए, परचेजर। इंडिया डिफेंस में भी बहुत चीजें खरीदता है, इंपोर्ट काफी चीजें कर रहा है। तो ये स्टेटस हैज चेंज्ड। आपको याद होगा कि लोग सीएए की बातें कर रहे थे, जब सीएए पास हुआ क्रिटिसिज्म कर रहे थे, उन्हीं दौरान सऊदी अरेबिया ने आके कुछ $500 मिलियन इंडिया में इन्वेस्टमेंट, या एमबीएस ने जो टूर किया था, $500 मिलियन। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आपके मुल्क में आते हैं उसके, इट्स ए डबल एज सोर्ड। एक तो एक आपकी डिपेंडेंस उन पे हो जाती है कि अरे अगर वो लोग पैसे मेरे, इट डिपेंड्स ऑन हाउ दे आर इन्वेस्टिंग। अगर वो आपके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यू आर वल्नरेबल, बिकॉज दे कैन इमीडिएटली, तो आपकी स्टॉक मार्केट नीचे गिर जाती, पब्लिक परसेप्शन। लेकिन अगर वो हार्डकोर इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, फैक्ट्रीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जमीनें खरीद के फैक्ट्रीज बना रहे हैं, तो वो आपके हॉस्टेज हो जाते हैं। अगर मैं आपकी मार्केट में 10 लाख रुपए रखूं तो मैं कल निकाल ले सकता हूँ ना, आई एम नॉट योर हॉस्टेज। लेकिन अगर मैं आपकी फैक्ट्री में 10 लाख डाल दिए तो फिर मुझे आपकी बातें सुनना पड़ेगा, क्योंकि मेरे 10 लाख फंसे हुए हैं, आई कैन नॉट टेक इट आउट। तो ये जो इन्वेस्टमेंट भी जो मिडिल ईस्ट से आ रहे हैं इंडिया में, इंक्लूडिंग द यूएस, तो इस वजह से भी इंडिया इज वेरी अट्रैक्टिव एट द मोमेंट। तो वेदर दे लाइक मोदी और नॉट, अगर जो इंडिया के साथ प्रॉब्लम्स है इंटरनेशनल कम्युनिटी को, वो अगर लो लेवल पे रहे तो वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। अगर स्पाइक होने लगा तो देन दे विल बी फोर्स्ड, क्योंकि मीडिया हैज ऑलरेडी फोकस्ड ऑन इंडिया की जो नेगेटिव्स है ना, उस पर तो ऑलरेडी आपने देखा होगा, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, टाइम मैगजीन में पिछले 2 साल 3 साल में इंडिया के खिलाफ काफी नेगेटिव एडिटोरियल्स और आर्टिकल्स मुसलसिल छपे जाते रहते हैं। इस हफ्ते मतलब इंडिया की 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेट हो रही थी, उसमें भी काफी नेगेटिव आर्टिकल्स छप रहे थे अमेरिकन मीडिया में। सर ये नेगेटिव पब्लिसिटी इंडिया के लिए होती है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ता है क्या? क्योंकि अभी तो हमने देखा कि पेंटागन में हमारे डिफेंस अटैची को डायरेक्ट एक्सेस है, वहां के एयरफोर्स के चीफ को बोलना पड़ा कि यार मुझे डायरेक्ट एक्सेस नहीं है पेंटागन में, इंडिया के डिफेंस अटैची, एंड ही इज द ओनली डिफेंस अटैची ऑफ द वर्ल्ड जिसको पेंटागन में डायरेक्ट एक्सेस है, विदाउट फोन करे आप सीधे पहुंचे। तो सर ये इंडिया की इमेज तो चेंज होती दिख रही है, आप एडिटोरियल कुछ भी लिखते रहे, उससे कोई फर्क तो मुझे दिखता नहीं। हाँ, तो लेकिन अप टू अ पॉइंट है ना। तो मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा लास्ट टाइम जब जयशंकर यहाँ आए थे तो एंथनी ब्लिंकन ने उनको सरप्राइज कर लिया था, क्रिटिसाइज करके कि ये कह के हम हमारा नजर आपके ह्यूमन राइट सिचुएशन पर है। और जयशंकर जो यूजुअली काफी जबरदस्त जवाब देते हैं, उस दिन खामोश हो गए थे, उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया था। उससे साफ मुझे 2 चीजें जाहिर हुई। एक कि प्री नेगोशिएशंस में ये बात नहीं छेड़ी गई थी कि जयशंकर वाज नॉट इन्फॉर्म कि ब्लिंकन विल ब्रिंग इट अप, वरना उनका जवाब तैयार होता, राइट। तो ब्लिंकन ने इसलिए भी जो है सो उसको पब्लिकली सरप्राइज तरीके से इसलिए कहा बिकॉज ही वांटेड टू से दैट फॉर द डोमेस्टिक कंजम्पशन, समझ रहे कि वो चाह रहे हैं अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन। लेकिन अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन इंडिया की तरह ऐसा नहीं है कि जैसा मोदी जो चाहे वो कर लें, पब्लिक जब तक 30% उनको सपोर्ट करते रहेगी कुछ नहीं होगा। यहाँ पे नवंबर में पता चल जाएगा आपको, आप जो भी कहते हैं इट इमीडिएटली बिकम्स ए कैंपेन एडवर्टाइजमेंट, समझ रहे ना। तो इलेक्शन में बहुत असर होता है, और हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो इस मामले में काफी सेंसिटिव है कि उनके खिलाफ अगर एक भी बात कही जाती है तो दे रिएक्ट टू इट, उससे उनकी फंड रेजिंग रुक जाती है। जो आजकल तो फंड रेजिंग हर रोज होती है कैंपेन में। मैं मजाक से कहता हूँ अमेरिका में अब इलेक्शंस नहीं होते, ऑप्शंस होते हैं। तो आइंदा से अगर आपके पास, हाँ बोलिए। यही एंटनी ब्लिंकन है जो कि
जयशंकर से गले में हाथ मिला के घूम रहे हैं, और वो बाइडेन हैं जो कि साथ बैठा रहे हैं, वॉशिंगटन बुला रहे हैं, बाकी और कोई नहीं पहुंच रहा है, वॉशिंगटन बुला रहे हैं। ये सब के सब बोले कुछ भी, इनका अपना ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा नहीं है। हाँ हमने रॉडनी किंग रॉयस भी देखे थे। जी, हाँ जी। अगर रॉयस की बात करें तो हमने रॉडनी किंग रॉयस भी देखे थे, और किस तरीके से पूरा लॉस एंजलिस जलाया गया। उसके बाद भी अभी हाल में भी ऐसा ही हुआ, जॉर्ज सड़कों फ्लॉयड। पे आ गए थे सारे ब्लैक्स। अब ये सारी चीजें, जब अपने घर में आग लगी हो, अपने घर की हालत खराब हो, तो आप जयशंकर साहब बोल सकते थे कि भाई आपके यहाँ ब्लैक्स की क्या हालत है, जरा एक बार बता देते। खैर एनीवे, जयशंकर साहब इज अ सीजन्ड डिप्लोमेट, एंड वो करियर डिप्लोमेट हैं, सीजन, अब तो पॉलिटिशियन तो नहीं है खैर। तो उन्होंने नहीं दिया वो जवाब, बट मैं फिर वापस आऊंगा उसी पॉइंट पे। लेकिन आपको बताया कि उससे पहले, उससे चंद महीने पहले जब ब्लिंकन दिल्ली आए थे, तो दिल्ली में ही रेस दैट इशू। लेकिन दिल्ली में उन्होंने उसको सेल्फ डेप्रिकेटिंग वे में यूज किया था। उन्होंने कहा था कि हम दोनों को चाहिए कि इम्प्रूव हमारी डेमोक्रेसी थी। अमेरिका इज प्लेइंग ऑन द बैक फुट व्हेन इट कम्स टू डेमोक्रेसी और माइनॉरिटीज। खास तौर से जो जॉर्ज फ्लॉयड का जो केस हुआ है, और यहाँ पे जो माइनॉरिटी वॉइस, और अमेरिका में काफी डिस्कशन हो रहे हैं अबाउट रेसिज्म इन अमेरिका। ये कि पब्लिक हैज बिकम वेरी क्रिटिकल। तो ये जो क्रिटिकल हो रहा है, और खासतौर से जनवरी 6 का जो तमाशा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप को लेकर, कि पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर नहीं हुआ ना। इंडिया में तो इतना क्रिटिसिज्म होता, लेकिन अभी जो जितने भी इलेक्शंस हुए हैं, यूपी में देख लें आप, बिहार की गवर्नमेंट बदल गई, इट हैज ट्रांसफॉर्म पीसफुली हो गया। हालांकि काफी शेडी पॉलिटिक्स हो रही है, लेकिन ट्रांसफर ऑफ पावर तो पीसफुली हो रहा है। लेकिन अमेरिका में नहीं हुआ। तो द अमेरिकन लीडरशिप इज वेरी डिफेंसिव अबाउट इट। तो उसके बावजूद वहां पे इमीडिएटली कह दिया थे जयशंकर ने कि भाई आप अपना घर संभालें, हम हमारा घर संभाल लेंगे, क्रिटिसिज्म हम भी कर सकते हैं। लेकिन तो यहाँ पर ब्लिंकन की बहुत क्रिटिसिज्म हुई कि यू आर वेरी वीक। बट अमेरिका में देखिए, देयर आर सम ऑटोमेटिक लॉज बने हुए हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पे अगर हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान को मदद करें, उसके बावजूद हम नहीं कर सकते, बिकॉज तालिबान के गवर्नमेंट बनने से सम लॉज हैव बीन ऑटोमेटिकली ट्रिगर्ड, जिसके वजह से उनको फॉरेन एड, इवन ह्यूमैनिटेरियन एड नहीं जा सकती फिलहाल। तो द प्रेसिडेंट विल एक्टिवली हैव टू मेक सम लीगलिस्टिक चेंजेस, जिसके बाद वो उनको एड दे सकते हैं। तो पिछले 3 साल से द कमीशन, यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, ये रेकमेंड कर रहा है स्टेट डिपार्टमेंट को कि इट लेबल्स इंडिया एज अ कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। अगर वो होता है तो इंडिया के लिए थोड़ा बहुत ट्रेड और बिजनेस के मामले में इट विल हैव लीगल प्रॉब्लम्स विद द कांग्रेस। लेकिन इंडिया का जो इंटरनेशनल जरूरत है अमेरिका को, वो स्ट्रेटेजिक नीड बहुत ज्यादा है। खासतौर से आप यूं समझ जाएं कि अमेरिका और चाइना के बीच में जितना डिस्टेंस बढ़ेगा, इंडिया की इंपॉर्टेंस उतनी बढ़ती जाएगी। अगर अमेरिका और चाइना के बीच में डिस्टेंस कम होते जाएगा तो इंडिया की इंपॉर्टेंस कम होती जाएगी। और अगर इंडिया की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस कम होती जाएगी तो इंडिया के ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड पे इंक्रीज डिस्कशन होते रहेगा। क्योंकि ये डिस्कशन सिर्फ मतलब इंडियन डायस्पोरा से भी आ रही है ना। यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स कहकर, वो भी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करता है। यूरोप में कई स्कॉलर्स हैं, एक अशोक स्वेन नाम के स्कॉलर हैं स्वीडन में, कभी आप उनको भी बुला लें अपने शो पे, वो तो दिन रात नॉन स्टॉप वो ट्विटर पे क्रिटिसाइज किए जाते रहते हैं। तो ये क्रिटिसिज्म तो इंडियंस से भी आ रहा है और इंडिया से भी आ रहा है। बट इंडिया इज इन ए वेरी स्ट्रॉन्ग पोजिशन राइट नाउ, कि इट इज लाइक ए किंग मेकर कह सकते हैं आप। चाइना और यूएस, अगर अगर वो यूएस के साथ अलाइन होता तो बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट सिग्निफिकेंटली इन यूएस फेवर। अगर वो चाइना के साथ एक किस्म से रप्रोशमा बना लेता और कहता कि वेस्ट को वेस्ट में रहने दे, एशिया में दखल ना दे, तो मतलब इंडिया, चाइना और जापान आर बिगर देन यूरोप नाउ, जहां तक इकोनॉमी का सवाल है। लेकिन इंडिया इज ट्राइंग टू से कि वो ऑटोनोमस रहना चाहती है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंडिया। जयशंकर ने अपनी किताब में भी लिखा कि वी वांट टू प्ले विद एवरीबॉडी बट वी वांट टू प्ले ऑन आवर टर्म्स, हमारे फायदे के लिए हम खेलना चाहते हैं। लेकिन आपने देखा, आप 25-30 साल, 50 साल या 70 साल में पहली बार अमेरिकन नेवी शिप्स आर नॉट डॉकिंग इन इंडिया। तो ऐसे डिफेंस कोलैबोरेशन भी हो रहे हैं, लेकिन थोड़े नेगेटिव्स भी हैं। मिसाल के तौर पे आपने इंडिया के लिए अमेरिका ने एक स्पेशल F-16 बनाया,
called F-21. It was only for India. It would be technologically more superior to Pakistani F-16s. वो सिर्फ इसराइल को शायद जाते हैं वो, इंडिया ने नहीं खरीदा वो जाके वो रफाले पे चूज किया। फिर अभी S-400 का जो मसला आया, वेर इंडिया ने रशिया से मिसाइल खरीदी और अमेरिका का सिस्टम्स नहीं खरीदी। तो these are question marks in the American mind, जो they are not bringing it up। तो ऐसा होता है कि मिसाल के तौर पे अगर आपकी मेरी दोस्ती बढ़ रही है और आपने कोई ऐसी चीज कह दी या कर दी जो मुझे नहीं लगता, वो मैं साइड में रख दूंगा। 2 कर दे, 3 कर दे, साइड में रख दूंगा। जब एक ऐसी चीज हो जाती है वेर इख्तिलाफ पैदा हो जाता, देन ये पुरानी चीजें जुड़ जाती हैं उसके साथ, जैसी व्हाट इट बिकम एक्यूमुलेटिव। तो वो चीज नहीं हुई इंडिया, इट्स बहुत दूर है। आई हैव अ फीलिंग कि इन द लॉन्ग रन अगर आप बड़े आर्क देखें हिस्ट्री, तो आई थिंक द 22nd century विल बी रिमार्केबल फॉर यूएस इंडिया पार्टनरशिप। राइट सर। सर मुझे वो दिन याद आता है जब हम लोगों ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था और उसके बाद इंडिया पर सैंक्शंस लगे थे, अमेरिका ने लगाए थे, लेकिन अब S-400 खरीदने के बाद इंडिया पर सैंक्शंस नहीं लगे। सैंक्शंस नहीं लगे। देखिए वो जो मैं ऑटोमेटिक जो कह रहा था, जब टर्की ने खरीदे रशिया से S-400, टर्की नेटो एलाई बाकायदा, राइट, उसके बावजूद टर्की पे सैंक्शंस लगे। ना सिर्फ सैंक्शंस लगे, टर्की को F-35 से बाहर कर दिया गया। हालांकि एक इंपॉर्टेंट क्रिटिकल कंपोनेंट F-35 का टर्की में बनता है। टर्की ने बहुत ही बुरा सेल्फ गोल किया मेरी नजर में, बहुत ही स्टूपिड थी। स्पेशली यूक्रेन की जंग के बाद रशिया विल बी जस्ट ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री विद न्यूक्लियर वेपन्स। तो इंडिया के साथ ये हुआ कि वो जो सैंक्शंस है दे शुड ऑटोमेटिकली अप्लाई टू इंडिया। इंडिया ने तो बहुत ज्यादा खरीदे, वो 2 बिलियन का था, इंडिया का मेरे ख्याल से 6.5 बिलियन की डील है। लेकिन कांग्रेस के थ्रू दे हैव एक्चुअली पास्ड अ बिल टू एग्जेम्प्ट इंडिया ऑन नेशनल सिक्योरिटी। तो क्या ये आप प्राइम मिनिस्टर मोदी की अचीवमेंट नहीं बोलेंगे कि सैंक्शंस भी नहीं लगे? I'm not sure कि this is because of Prime Minister Modi's achievement. It is because अमेरिका की जो strategic necessity है। अगर वहां पे लल्लू यादव भी प्राइम मिनिस्टर होते इंडिया के आज, तो वो बिल नहीं पास हुई। It has nothing to do with Modi. America realizes कि it cannot impose sanctions on India। मैं कह रहा हूं कि अगर आप क्या मुखरी जैसे कॉमेडियन भी अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर होते आज, तो वो सैंक्शंस इंडिया पे नहीं लगते। ये मैंने नेशनल इंटरेस्ट में एक्चुअली मैंने 6-7 महीने पहले लिख दिया था कि अमेरिका विल फाइंड अ वे टू गेट अराउंड द सैंक्शंस। क्योंकि अगर इंडिया पे सैंक्शंस लगा दिए तो इंडिया बहुत तंग कर सकता है, ऑलरेडी तंग कर रहा है ये जो रशिया का ऑयल खरीद कर, राइट। मतलब हाँ, तो इंडिया कुड हैव सेड ओके ठीक है, आप हम पे सैंक्शंस लगा दिए, हम और कुछ कर सकते हैं, चाइना के साथ मिलकर युआन ट्रेड प्रमोट कर सकते हैं। आप देखें इंडिया दोनों कश्तियों में पाँव है, क्वाड में भी शामिल है और SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी मेंबर है इंडिया। सो इंडिया इज नॉट फुल्ली इन द यूएस कैंप। इंडिया को फॉर ग्रांटेड अमेरिका नहीं लेना चाहता, इसलिए आप वो सैंक्शंस जो है सो नहीं मानते। राइट, तो दैट मीन्स ये ऐसी चीज के दोनों साइड हो, या रशिया का तेल हम खरीद लें अमेरिका को नाराज करके, इंडिया वही तो कंट्री है जिसने IPI यानी कि ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन को रोक दिया था, पेट्रोलियम मिनिस्टर को ट्रांसफर कर दिया गया था दूसरी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में, क्योंकि अमेरिका की ऑब्जेक्शन थी मनमोहन सिंह गवर्नमेंट में। तो क्या अब ये मैं फिर से बोलूंगा, क्या आपको मोदी गवर्नमेंट में कुछ ऐसा नहीं दिखता कि क्योंकि भाई ये 5 साल इससे पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी थे ना, मनमोहन सिंह ही थे ना, कोई 1970 के दौर में तो थे नहीं। जी हाँ, 2 चीजें हैं, आप कॉन्स्टेंटली ये लिखें कि इस तरह थिंक ऑफ इट लाइक दिस कि 10 साल पहले आपने मुझसे कुछ बात की और मैंने पलट के आपको गाली दे दी। 10 साल पहले आपके पास 3 गनमैन थे, अब आप मेरे से बात कर रहे हैं और मैं आपको गाली देने के बजाय कह रहा हूं कि भाई ऐसा मुझसे बात ना करें, क्योंकि आपके पास अब 15 गनमैन है। यानी द मिलिट्री इकोनॉमिक कैपेबिलिटी जो इंडिया की आज है वो नहीं थी उस जमाने में। और इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक, देखिए एक आपकी अहमियत आपकी कैपेबिलिटीज की वजह से बढ़ती है, यानी आपकी इकोनॉमी बड़ी हो गई और आपके हथियार बढ़ गए। दूसरी आपकी लोकेशन की वजह से,
एक दिलचस्प चीज ये हो रही है कि पिछले 50 साल में पाकिस्तान ने अपनी जियोपॉलिटिकल लोकेशन यानी ज्योग्राफिकल लोकेशन को स्ट्रेटेजिकली कैपिटलाइज किया, उसको मोनेटाइज किया, एड ली पाकिस्तान। अब ऐसा हो गया है चाइना के वजह से इंडिया की अहमियत फॉर जियोपॉलिटिकल रीजन भी बढ़ गई, समझ रहे ना, बिकॉज ऑफ द इंडो पैसिफिक थिंग। और ये प्राइम मिनिस्टर आबे जब वो जिंदा थे, इंडिया में आए थे ना 2007, ये आइडिया तो जापान से आया था ये क्वाड का। तो ये जो चाइना को जो कंटेन करने में और इंडिया की जो साइज है, उसका साइज तकरीबन अब चाइना से बड़ा मुल्क बन जाएगा इंडिया इन पॉपुलेशन। दुनिया के टॉप 3 या 4 इकोनॉमीज में से है। इंडिया इज वन ऑफ द फ्यू न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स, 9 है दुनिया में जो लीगल और जानते हैं हम जिनके बारे में। तो इंडिया के पास जो कैपेबिलिटीज है उसकी अब अमेरिका को ज्यादा जरूरत है बनिस्बत जब्त, समझ रहे ना। तो दैट इज वन ऑफ द डिफरेंस। हाँ सर, आपने 2 पॉइंट और मुझे बताए। एक तो मिलिट्री कैपिटल हमारी इंक्रीज हुई है, तो मतलब ये मानेंगे कि पिछले 7 साल में या 8 साल में जब से मोदी आए तभी से ये मिलिट्री कैपिटल हमारी इंक्रीज हुई है, मनमोहन सिंह के टाइम पे नहीं थी। जी और दूसरा, जियोपॉलिटिकली हमने अपने आप को बहुत बेटर, स्ट्रेटेजिकली अपने आप को यूज बेटर किया। हाँ, ये मतलब स्ट्रेटेजिकली यूज करना तो मनमोहन सिंह भी कर सकते थे, तो ये इन दोनों का क्रेडिट मोदी को नहीं जाता है। इट इज नॉट जस्ट मोदी, आई मीन अगर आप इंडिविजुअल को देना चाहते हैं ना, तो कल अगर मोदी मर गए खुदा ना खास्ता, तो क्या इंडिया एकदम पैदल हो जाएगा? नहीं ना। नहीं सर, हाँ, मेरा तो मेरा मैं कह रहा क्वेश्चन ये है, अगर 2002 में मोदी चीफ मिनिस्टर थे और दंगा हुआ था, तो आज भी ये बोला जाता है कि मोदी की गलती थी। तो क्या अगर कहीं तरक्की हो रही है और कोई अच्छा काम हो रहा है, तो क्या उसका हूँ, क्रेडिट मोदी को नहीं जाना चाहिए? आई मीन इन दैट सेंस यू आर फाइन, बट वो तो बहुत ही एक महदूद चीज है ना, महदूद चीज है। अगर मोदी ने किसी तकरीर में आज कोई चीज नहीं कही, तो यू कैन ऑलवेज पॉइंट आउट टू दैट कि मोदी ने ये चीज नहीं की। बट अगर इंडिया में अभी समझे कि इंडिया वर्ल्ड कप क्रिकेट जीत जाती है ऑस्ट्रेलिया में, तो इसका क्रेडिट क्या आप मोदी को देंगे? दैट इज द काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट तो आई वांट टू आस्क। इसका मतलब फिर तो ये बोलना चाहिए था ना कि 2002 के दंगे भी हुए थे, लोगों ने किए नहीं थे, नहीं, मोदी की वहां पे कोई गलती नहीं थी। he could have stopped it। 3 दिन तक दंगे होते रहे और तो पुलिस सर, के बीच में, तो पुलिस तो ने ये जो तरक्की हुई है, मोदी कुड हैव स्टॉप्ड इट। मोदी उनकी फाइनेंसिंग बंद कर देता भैया, मोदी अपनी आर्मी को बोल देता कि नहीं, आप आपने कहीं नहीं करना स्ट्रेटेजिकली। पिछले 3 साल से इंडियन इकोनॉमी को अगर आप देखें, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते जा रहा है। औरतों का पोजीशन पिछले 45 साल में इतना बुरा नहीं था मार्केट इकोनॉमी में जब जो इंडियन औरतों का अब है, राइट? ये बात आप जानते हैं। women are getting pushed out of the economy, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते जा रहा है। क्या ये इसका क्रेडिट आप मोदी को देंगे? जो गलत हो रहा है जी उसका ब्लेम मोदी को लेना पड़ेगा, सीधी सी बात है। देखिए, जब लेट्स राउंड इट अप बाय सेइंग कि इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी पोस्चर है अंडर 2014 से लेके अभी तक इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस, इसमें कोई शक की बात नहीं है। देयर आर सम थिंग्स व्हिच आर कंटिन्यूअस, व्हिच इज कि जो नॉन अलाइंड का जो कॉन्सेप्ट था वो अब भी डोमिनेंट है इंडिया की ग्रैंड स्ट्रेटजी। नेहरू के जमाने में भी इंडिया वांटेड टू बी ए नॉन अलाइंड नेशन, मोदी के जमाने में भी हुआ। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि अब इंडिया के अगर हिस्ट्री लिखें तो 3 बहुत इंपॉर्टेंट प्राइम मिनिस्टर्स है, नेहरू, इंदिरा गांधी और मोदी। देयर इज नो डाउट। और अगर मोदी के 1 या 2 टर्म और हो जाते हैं तो ही विल सडनली बी राइजिंग, कंटेस्टेंट हो जाएंगे टू बी द ग्रेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। लेकिन जो फर्क आया है इट इज इन द क्या सेल्फ कॉन्फिडेंस जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी में अब है वो पहले नहीं थी, इसमें कोई शक की बात नहीं। दूसरी चीज ये है कि इंडिया ने वो भी चीजें की जो शायद मनमोहन सिंह तो मनमोहन सिंह वाज ए गुड इकोनॉमिस्ट, वो बहुत अच्छे फाइनेंस मिनिस्टर थे। ही वाज और नॉट ऑनेस्ट ऑनेस्ट honest and he बहुत was ऑनेस्ट। good, but I don't think he was like a head of, वो पर्सनालिटी नहीं थी जो एक लॉन्ग टर्म स्टेट्समैनशिप की होनी चाहिए। तो उनके अंडर या उससे पहले आई डोंट थिंक कि जैसा बालाकोट का चीज हुआ और उससे पहले जो
क्रॉस बॉर्डर सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए हैं, उससे पहले 2016 में हुए शायद वो। तो ये चीजें बीजेपी ने की हैं, ठीक है, उन्होंने जो टारगेट्स दिए दे प्रोबब्ली वर नॉट, मतलब इंटरनेशनल कम्युनिटी डजंट एक्सेप्ट के हजारों सौ टेररिस्ट मारे गए, बट द पॉइंट इज कि इन्होंने बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान पे स्ट्राइक्स किए हैं, ये फॉर वॉट एवर पर्पज, राइट, द मैसेज हैज गॉन। और आप देखते हैं 2019 के बाद से तो ऐसे कोई मेजर टेररिस्ट एक्टिविटीज इज नॉट कमिंग फ्रॉम देयर बिकॉज ऑफ दिस स्ट्राइक्स। तो दीज आर क्रेडिट्स, दिस इज डेफिनेटली ए क्रेडिट। अगर आप एक इंडियन एक्सप्रेस से फॉर्मर एडिटर है, उन्होंने एक बहुत अच्छा बयान कहा कि यस, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में एक किस्म से यूं कहिए कि लोहा ज्यादा आ गया जो पहले नहीं था, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट इट इज ऑल्सो ए सिनेरियो जहां पे इंडिया में डोमेस्टिक इश्यूज भी काफी डिविसिव होते जा रहे हैं, वेदर यू लाइक इट और नॉट। ऑल्टरनेटिव कॉन्स्टिट्यूशंस प्रपोज किए जा रहे हैं 700 पेजेस के, विच विल डिसएनफ्रेंचाइज माइनॉरिटीज, ये भी इनके जमाने में हो रहा है, मोदी जी ने कुछ नहीं कहा। जेनोसाइड्स के भी कॉल हुए हैं यहाँ पे, पहले ये नहीं होते थे। अगर इतनी सख्त डंडा है उनका, तो डंडा डोमेस्टिकली क्यों नहीं चलता, यू नो, कि जो लोग आके कह रहे हैं कि हम, और ये जो कॉन्सेप्ट फॉर एग्जांपल फॉरेन पॉलिसी की अब इंडिया में एक पब्लिक से भी अखंड भारत वाली जो बात आ रही है बार बार, तो क्या ये फॉरेन पॉलिसी इंडिया की है या पब्लिक की है? आई मीन इट्स अ वेरी फनी कॉन्सेप्ट कि आप ईरान से लेके म्यांमार तक टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट करते पड़े, देखिए रशिया का क्या हाल हो गया, ये यूक्रेन को 15% लेते लेते। सो देयर आर सम ऑफ दोज क्वेश्चंस दैट यू नीड टू आस्क कि ये दौर में ही क्यों ऐसे बातें हो रही हैं जो पहले नहीं होते थे। बट इंडिया इज स्पॉइल्ड, मेरा ये असेसमेंट है। शेक्सपियर ने कहा था, देयर इज अ टाइड इन द अफेयर्स ऑफ मैन व्हेन व्हिच टेकन ऑन द helm will lead on to fortune. So India is poised to become a major world power and remain for centuries. देखिए, अगर आप तारीख में देखें, अगर आप शाहजहां के जमाने में चले जाएं, तो इंडिया की ग्लोबल जीडीपी वाज 40% ऑफ द वर्ल्ड। वो एक ही ऐसा दौर है तारीख में जब इंडिया की जीडीपी वाज बिगर देन चाइना। लेकिन अगर आप पिछले 100 साल चले जाएं, ये यूरोपियन कॉलोनियलिज्म से पहले, तो इंडिया और चाइना वेयर द बिगेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, बिगेस्ट नेशंस, डोमिनेंट। तो एक ये छोटा सा पीरियड आ गया है ह्यूमन हिस्ट्री में 1700 से लेके अब तक, जहाँ पे वेस्टर्न ममालिक हैव डोमिनेटेड बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमी। और द फ्यूचर अगर आप देखें, आई एम कन्विंस के 23rd सेंचुरी 2023 ऑनवर्ड्स द वर्ल्ड विल बी जस्ट इंडिया एंड चाइना। ये दो मुल्क विल बी द डोमिनेंट पावर्स। अमेरिका विल बी लाइक जैसा बर्तानिया का अब स्टेटस है। राइट सर, एक फाइनल क्वेश्चन सर, हम लोग इट्स अराउंड, इट्स मोर देन 30 मिनट्स इनटू द लाइव। मैं आपसे एक चीज ये पूछना चाहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की अखंड भारत तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कभी नहीं बोला, ना उनकी गवर्नमेंट ने बोला, लेकिन हाँ कुछ अचीवमेंट्स आपने खुद ही बताई कि भाई इकोनॉमी के फ्रंट पे बहुत अच्छा भले ही काम ना हुआ हो, लेकिन बाकी फ्रंट्स पे अच्छा काम हुआ है। तो आप क्या ये बोलना चाहेंगे कि इंडिया, क्योंकि हम लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक की है और बालाकोट, कोई प्राइम मिनिस्टर कांग्रेस का ये हिम्मत नहीं कर सकता था, तो क्या आप ये बोलना चाहेंगे कि इंडिया इज, मोदी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर्स एट द मोमेंट? इंडिया के कह रहे हैं? इंडिया के लिए, इंडिया क्या, आई थिंक ही इज इन द टॉप 3। इंदिरा गांधी की 1971 की विक्ट्री सिग्निफिकेंट स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव के ले लें आप, और फिर पोखरान भी उन्होंने किया था, 1998 वाजपेयी के जमाने में हुआ था। तो इंदिरा गांधी जो बांग्लादेश को रिहा की, आजाद की, आप उसे किसी भी तरह से देख लें, ये देख लें कि एक नया मुल्क पैदा कर दिया। दूसरी चीज ये है कि इंडिया के ईस्टर्न फ्रंट को सेफ कर दिया। तीसरी चीज के पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। तो आप किसी भी तरह से देखें, दैट इज अ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट। नेहरू की ये बात ये है कि नेहरू ने जो फाउंडेशंस जो सेट किए हैं वो अभी तक चल रहे हैं। जैसा मैंने कहा, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, नॉन अलाइनमेंट, वो प्रिंसिपल पे तो अभी भी मोदी सरकार भी उसी पर चल रही है, राइट। रवैया में, एटीट्यूड में थोड़ा चेंज है, थोड़ा एग्रेशन है, एंड दैट कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम इकोनॉमी। इंडिया बहुत गरीब मुल्क था भाई नेहरू के जमाने में, तो वो उंगली तो बहुत हिलाते थे, लेकिन वो उंगली में दम नहीं था ना। दम नहीं था। अब की जो उंगली हिल रही है उसमें बहुत दम है।
$3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, न्यूक्लियर पावर्स हैं, दूसरे मुल्क रिकग्नाइज कर चुके हैं, यूरोप के बड़े-बड़े मुल्क बहुत पीछे-पीछे हो चुके हैं। और आपको पता है कि 19 मेरे ख्याल से 61 की बात है जब गोवा को वापस ले लिया था। तो वो एक ही जंग है जहाँ इंडिया ने एक यूरोपियन मुल्क को हराया। तो देयर आर दोज अचीवमेंट्स आल्सो इन द पास्ट जो हम थोड़ा भूल रहे हैं। बट आई थिंक फ्रॉम अ स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव 1971 की वजह से मेरी नज़र में इंदिरा गांधी इज वेरी स्ट्रांग ऑन फॉरेन पॉलिसी के इशू पर। बट अदरवाइज आप देखें कि एज थिंग्स गो फॉरवर्ड, जब तक ये पाकिस्तान के मसले को इंडिया रिजॉल्व नहीं करता, इंडिया विल हैव सम रीजनल प्रॉब्लम्स। मैं ये आपके सुनने वालों को जाते रहते कहूँ कि हमारा जो नेबरहुड है इंडिया का, वो बहुत ही डेंजरस नेबरहुड है। यहाँ एक ही जगह है दुनिया में जहाँ हर मुल्क के 2 नेबर्स के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। इंडिया के 2 नेबर्स, हाँ, किसी के पास नहीं है। सबसे खतरनाक जगह तो बेचारे चाइना की है, जिसके 3 नेबर्स के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, रशिया, पाकिस्तान और इंडिया। से चाइना इज फ्रॉम ए सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव, अमेरिका को देख लें, हमारे पास तो दूर दूर तक कोई नहीं है, राइट। आप सिर्फ बर्तानिया और फ्रांस आर द ओनली वंस व्हिच आर क्लोज, बट एक ही है। तो हमारा जो नेबरहुड है इट्स फ्रॉट विद न्यूक्लियर थ्रेट। और इस सूरत हाल में इंडिया ने जो इन्वेस्ट किया है अपने बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी में, स्पेस टेक्नोलॉजी में, और जो ह्यूज, मतलब पाकिस्तान इज नॉट ए कंटेंडर एनीमोर टू चैलेंज। पाकिस्तान ने जो न्यूक्लियर डिटरेंस पैदा कर लिया है वो तो उनको सेव करता है फ्रॉम एवर लूजिंग ए मेजर वॉर टू इंडिया, बट दे आर नॉट अ वॉर थ्रेट। ये है कि वो असिमेट्रिक वॉरफेयर वगैरह, मतलब दे कैन बी ए ट्रबल मेकर बट नॉट ए थ्रेट। ये बात दे कैन बी ए ट्रबल मेकर। अब इंडिया हैज टू फाइंड अ वे टू देखिए, जब तक कि साउथ एशिया के सारे मुल्क इंडिया के पीछे ना आ जाए, इंडिया इज नॉट गोइंग टू बी सिग्निफिकेंट प्लेयर। जैसा कि अमेरिका की मनरो डॉक्ट्रिन, हमने सारे वेस्टर्न हेमिस्फीयर को हमारे बैकयार्ड बना लिया। इट इज आवर बैकयार्ड, वी आर स्ट्रॉन्ग। तो जब का आपका घर जो खिला है वो मजबूत हो जाता है, तो फिर आप बाहर जाएं, रेड करके आते रहें। इंडिया का प्रॉब्लम ये है कि इंडिया का खिला मजबूत नहीं है बिकॉज ऑफ इट्स रिलेशन विद पाकिस्तान। इट हैज टू डील विद दैट। आई डोंट नो हाउ। क्लिंटन के ज़माने में एक बार मेरी नेगोशिएशन हुई थी पाकिस्तान के शायद जमात इस्लामी के लीडर और बिल क्लिंटन के साथ। आई वाज सिटिंग इन इट एज अ ट्रांसलेटर। हालांकि वो अंग्रेजी ठीक ठाक बोल रहे थे, लेकिन वो जमात इस्लामी साहब, खादी हुसैन था उनका नाम, ही वांटेड टू स्पीक इन उर्दू। तो उसमें क्लिंटन ने प्रपोज किया था कि लाइन ऑफ कंट्रोल जो है LOC को डिसाइड कर दें, फाइनल बॉर्डर्स, और ये झगड़ा खत्म कर दें, फिनिश फॉर एवर। नाइदर विल यू वांट थिंग्स दिस साइड नॉर इंडिया विल वांट दैट साइड। तो वो प्राइवेटली तो एक्सेप्ट कर रहे थे, लेकिन पब्लिकली वो नहीं करना चाह रहे थे। राइट। ये बात कई बार हुई है। तो इवन शिमला एग्रीमेंट की वजह से क्लिंटन नाराज होकर चले गए। ही सेड कि जो बात आप पब्लिकली नहीं कर सकते, वो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग इन प्राइवेट बिकॉज दिस इज नॉट ए डील। वो चाह रहे थे कि डील अनाउंस कर दें, उनको नोबेल पीस प्राइज मिल जाता। तो वो दैट मसला हैज टू बी रिजॉल्व। एंड आई थिंक हम इधर वो जो पाकिस्तान में जो क्या नाम था, भुट्टो साहब ने जो नारा लगाया था, हम इधर तुम उधर, आई थिंक दैट वो नारा विल बी द बेस्ट सोल्यूशन के कर दें। फिर देखिए, ये जो इंडिया पाकिस्तान का जो झगड़ा है, ये दोनों पॉपुलेशंस को रेडिकलाइज कर देता है अननेसेसरी। और जो डोमेस्टिक रेडिकलाइजेशन हुआ है ऑन दोनों साइड, उसके वजह से we are spending and wasting a lot of resources which can go into development. समझे? और and I think it will be in the interest of both countries to just drop the matter. Right, sir. Thanks a lot, sir, for joining us. हमारे साथ बात करने के लिए। सर का एक YouTube चैनल भी है, कॉन्वर्सेशंस के नाम से, उसे आप देख सकते हैं, मुक्तदर खान के नाम से। इनका अपना ट्विटर अकाउंट भी है मुक्तदर खान के नाम से। प्लीज जाए, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और इनकी अपने विचार सुन सकते हैं। बहुत अच्छे विचार और बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस दी हमें। सर, उम्मीद है आपके साथ एक डिस्कशन और जल्दी ही करेंगे। नेक्स्ट टाइम अराउंड टॉपिक विल बी इंडिया चाइना रिलेशंस, और उस पर हम और डिटेल पे बात करेंगे। अभी के लिए सर बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।